हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूबीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ फंड्स एंड दियर ट्रीटमेंट एंड इनकम टैक्स। जो वेरियस टाइप ऑफ फंड्स होते हैं उनको इनकम टैक्स की हम लोग बात करते हैं, गणना करते हैं, तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे एसपीएफ हो गया यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये वेरियस काइंड्स ऑफ फंड्स हैं, इनको कैसे डील करते हैं, इनकम टैक्स के गणना करते हैं, इसमें वन बाय वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और मेरे साथ वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आई होप आप लोग पिछली सारी सीरीज के जो भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, 12 से 13 आई थिंक पार्ट हो चुके हैं आज तक, तो आपने सारे प्रीवियस पार्ट्स कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। और आपको वो काफ़ी हेल्प लगे होंगे और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। आप जो नोट्स बना रहे हैं गाइस, उनको आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार यानी कि 2 दिन देना है, यानी कि 3 दिन। फॉर एग्जांपल आपने संडे को रिवीजन किया और कोशिश करो वेडनेसडे और थर्सडे में एक बार उसका और रिवीजन कर लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो गाइस तो यकीन मानो इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो हम फुली अटेम्प्ट करके आएंगे। गाइस ध्यान रखना, सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन पर एक एक मार्क्स पर डिपेंड करता है। एक मार्क्स से बच्चे छूट जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कट ऑफ में। तो याद रखना, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, जबकि हमारा इनकम टैक्स तो एक मेजर पोर्शन लेके चलता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। उससे पहले गाइस आई वुड से, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बात करते हैं फंड्स की। तो फंड, जैसे मैंने बताया, फंड्स में एक टेबल पार्टिकुलर बना लिए। इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है प्रॉपर, और उसके बाद इसको पढ़ना है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय, कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। अब वेरियस टाइप ऑफ फंड्स की बात करें, एसपीएफ इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यानी कि जो भी लीगल फंड होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो आ जाएंगे। दूसरा होता है आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं ऐसा फंड जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा जिसको अप्रूव कर लिया गया है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। मेनली हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संदर्भ में ही आता है। अब है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेनली प्राइवेट कंपनीज के संदर्भ में लागू होता है, और जो है ऐसा फंड जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। ये मेनली प्राइवेट कंपनीज के संदर्भ में लागू होता है। लास्ट है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, ये हम लोग बहुत कॉमन सा फंड है, हम जानते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी इंसान बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है, ठीक है। इसमें मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1,50,000 पर एनम आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी अमाउंट जो होती है 15 ईयर्स के लिए लॉक हो जाती है। ऑल दो आप 7 साल का टाइम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि ये जो बेसिक थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं इन सारे फंड्स के, वो मैं आगे ये जब फंड्स का टॉपिक प्रॉपर लूंगा वहां पे पढ़ाऊंगा। आज मैं खाली इनकम टैक्स की गणना के प्रोस्पेक्ट से, इनकी गणना किस तरह से करते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट से लेके चल रहा हूँ। हालांकि इनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, जहां पे ये सारी बातें मैं बताऊंगा। तो कुल मिला के याद रखना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी व्यक्ति खोल सकता है बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में। सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन मेड बाय। कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। अगर देखिए एसपीएफ में एम्प्लॉय ने एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगे, फुल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर रहा है तो फुल एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा उस पर। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, फंड कटाएगा अपना, तो उस केस में उसको एग्जाम हो जाएगा। यानी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहे गवर्नमेंट कंपनी में हो, प्राइवेट कंपनी में हो, अगर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो फंड में एग्जाम हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता है। पीपीएफ में तो एग्जाम रहता है, इसमें कोई भी पब्लिक मतलब कोई भी आम नागरिक अपना खाता खोल सकता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो एग्जाम रहता है। ऑल्दो उसमें भी एक लिमिट है, ठीक है, वो बताऊंगा अभी मैं। अब बात करें एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एसपीएफ में, अगर एम्प्लॉयर एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो फुल एग्जाम, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर हमारा आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो एग्जाम अप टू 12% ऑफ सैलरी। आरपीएफ यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियो में, प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ मेनली जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संदर्भ में आता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के संदर्भ में हम जानते हैं एम्प्लॉयर जो होता है सैलरी का 12% हर महीने हमारी जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करता है। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्जाम अप टू 12% ऑफ सैलरी, हमारी सैलरी का 12% अगर वो जमा कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा अगर वो जमा कर रहा है तो उस पर टैक्स पड़ जाएगा।
एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर एम्प्लॉयर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो है इन्वेस्ट कर रहा है तो टैक्सेबल व्हेन इट इज ड्यू, यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको आपके फंड में पैसा जमा करता है तो उस पर टैक्स लग जाएगा, वो टैक्सेबल होगा व्हेन इट इज ड्यू, जब भी, यानी कि 15 साल 20 साल 25 साल बाद आप रिटायर होंगे और आपको फंड का पैसा मिलेगा तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयर का पीपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि तो नॉर्मल हमारा फंड है, इसको कोई भी आम नागरिक खोल सकता है, इसमें एम्प्लॉयर से कोई वास्ता नहीं होता, एम्प्लॉयर नो कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ फंड है इन सब पे इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट कहां पर एग्जाम्प्ट होगा और कहां पर इंटरेस्ट पर टैक्स लगाया जाएगा। तो इंटरेस्ट की बात करें, अगर आपको एसपीएफ में यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपने इन्वेस्ट किया था उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा पूरा एग्जाम, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपने आरपीएफ में जो इन्वेस्ट किया है उस पर आपको वहां से, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर पैसा हमारे फंड में जमा करता है, ठीक है, हमारी सैलरी का 12%, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है हमें तो अप टू 9.5% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में तो 8.1% से मिल ही रहा है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फॉर सपोज कर लो अगर यही प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट की रेट हो जाए 12%, पहले हुआ करती थी, ठीक है, अगर इंटरेस्ट की रेट 12% हो जाए तो हमें एग्जाम इनकम टैक्स वाले कितना एग्जाम करेंगे, 9.5% तक पर तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब 12 में से 9.5 माइनस कर दो, बचा कितना, 2.5%, तो 2.5% जो इंटरेस्ट हमें मिला है इस पर टैक्स लग जाता, ठीक है। तो ऑल्दो अभी प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करें तो 9 से कम तो मिलता ही है हमें, तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे आरपीएफ में जो भी इंटरेस्ट का पैसा मिलता है पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। कुल मिलाकर में रूल ध्यान रखना है, फिर से कुल मिलाकर समअप करूं, आरपीएफ में आपके एम्प्लॉयर ने यहाँ पे जो भी पैसा जमा किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट 9.5% तक पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा मिल रहा है तो टैक्स लग जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात करें, जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर पैसा जमा कर रहा है एम्प्लॉय के खाते में उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी गणना कैसे करेंगे, तो देखिए, यानी कि हमारे एम्प्लॉयर ने जो पैसा जमा किया है, कह रहा है ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे जितना भी टैक्स इंटरेस्ट मिला है दैट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे अक्सर पूछ लेगा एग्जामिनर कि अगर अनरिकॉग्नाइज फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन इतना जमा किया उस पर इतने इतने रुपए का टैक्स मिला, ठीक है, इसको किस हेड के अंतर्गत हम टैक्स चार्ज करेंगे, तो याद रखना सैलरी हेड, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया उस पर टैक्स मिला, हमें इंटरेस्ट मिला है, तो कुल मिला के जो भी पैसा है ये मिल तो एम्प्लॉयर के बिहाफ से रहा है ना हमें, यानी कि हमारा एम्प्लॉयर हमें पैसा दे रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो ये सैलरी हेड के अंतर्गत इसीलिए चार्ज किया जाता है। अब चूंकि हम जानते हैं अगर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है अपना, तो एम्प्लॉय के यानी कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमने अपना पैसा लगाया, हमें वहां से इंटरेस्ट मिला तो हमारी इनकम है, अभी इनकम भाई इस पर जो है प्राइवेट सेक्टर में हमें चूंकि तो इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगाया जाएगा। अब ये हमारी इनकम है इसलिए टैक्स लग रहा है इस पर, किस तरह की इनकम है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना प्राइवेट सेक्टर में यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के संदर्भ में जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे हमें इनकम इंटरेस्ट मिला है उसको सैलरी के अंतर्गत चार्ज टैक्स लगाया जाएगा, और जो एम्प्लॉय के यानी कि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जितना भी इंटरेस्ट मिला है उसको अंडर अदर सोर्सेस हम टैक्स लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, अच्छे से समझना। अब इंटरेस्ट अगर हमें पीपीएफ में मिला है तो एग्जाम्प्ट रहता है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला सब एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कुछ डिडक्शंस देता है 80C से 80U तक की, ठीक है। तो 80C के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल आपकी जो भी टोटल इनकम बनेगी, ठीक है, उसमें 1.5 लाख रुपए अगर आप अपने फंड वगैरह में कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी कि एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम में छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम बनी 10 लाख रुपए की सालाना, ठीक है, लेकिन आप चूंकि प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं तो वो प्रोविडेंट फंड का में से 1.5 लाख रुपए आपकी कम कर दी जाएंगे, बचा 8.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स आपसे टैक्स लगा लेगा। अगर आप आरपीएफ के अंदर आते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इसमें भी आपका जो है 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं तो नो डिडक्शन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में 80C के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जाती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आप फंड में जमा करते हैं, डजंट मैटर, हम पूरा टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स कहता है।
अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में मैक्सिमम ₹1,50,000 पर एनम, ठीक है। आपको आप इसमें जो है 500 रुपए से, ऊपर लिखा था 500 रुपए से 1,50,000 रुपए तक ही जमा कर सकते हैं एक साल में। तो यानी 1,50,000 अगर आपने इसमें जमा किए तो पूरे एग्जाम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 80,000 रुपए जमा किए पूरे साल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत, ठीक है। आपकी इनकम थी 8 लाख रुपए की, तो 80,000 कम कर दी जाएंगे क्योंकि आपने फंड में जमा किए, बचा कितना 7,20,000, तो इस पर टैक्स लग जाएगा। एग्जाम्पल ले ली मैंने, रफ वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग व्हेन पेमेंट ड्यू। इन सारे फंड में से आप किसी में भी जमा करते हैं पैसा, अगर इनका पैसा जब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या हमारे रिटायरमेंट पे जब इनका पैसा हमें वापस किया जाएगा, दिया जाएगा, तो उस टाइम क्या इन पर टैक्स लगाया जाएगा? तो अगर हम एसपीएफ की बात करें तो एसपीएफ से जो पैसा हमें वापस मिलेगा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फुली एग्जाम्प्ट रहता है। आरपीएफ से कोई टैक्स नहीं, फुली एग्जाम्प्ट रहता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, हमारा एम्प्लॉयर या हम जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर वो पैसा हमें मिलेगा। अब जब मिल रहा है तो समझो कैसे चार्ज करेंगे, इस पर टैक्स लगेगा। कंट्रीब्यूशन देख लें, देखो एम्प्लॉय का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो फुली एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस पीरियड के दौरान जितना भी पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाला है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एम्प्लॉयर का जो पैसा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा जमा किया है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी, भाई हमें जब एक सर्टेन टाइम के बाद जब पेमेंट मिलेगा तो विद इंटरेस्ट मिलेगा, तो एम्प्लॉयर का जितना हिस्सा है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला है सब पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पीपीएफ की। तो पीपीएफ में क्या है, आप इसकी मैच्योरिटी 15 साल के बाद होती है, 15 साल में ही मैच्योर होता है। 15 साल में पीपीएफ का पैसा मिलता है हमें जनरली, ठीक है। और 15 साल बाद जब इसका पैसा मिलेगा तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये फुली एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखो, तीनों केस में, 4 फंड है हमारे, 4 में से 3 केस में जब आपको पैसा मिलेगा एक सर्टेन टाइम के बाद कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बस प्राइवेट सेक्टर वाला जो फंड है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें जब आप रिटायर हुए होंगे पैसा जो मिलता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, बस प्राइवेट सेक्टर वाले में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गाइस ये सारे जो भी 3 से 4 हमारे प्रोविडेंट फंड थे, हमने इनका ट्रीटमेंट ऑफ क्या बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट देख लिया है। ये टैक्सेबल अमाउंट की गणना कैसे करेंगे, आई होप आपने प्रॉपर इस टेबल को अपनी कॉपी पे अब तक नोट डाउन कर लिया होगा और प्रॉपर इसके नोट्स बनाए होंगे। गाइस आई वुड रिक्वेस्ट कि अगले 3 से 4 दिन तक प्रॉपर आपको इस टेबल को कम से कम सिर्फ 5 मिनट देने हैं, सिर्फ 5 मिनट एक बार देख लेना, बस पढ़ लेना, समझ गए ठहर कर, ठीक है। 5 से 10 मिनट देना है। अगर 3 दिन आपने अच्छे से पढ़ लिया, जिन बच्चों को भी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आई इस चीज़ में, आई होप, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं आई होगी। फर्स्ट टाइम में मुझे भी ये टेबल बहुत कंफ्यूजिंग लगी थी, लेकिन आप 2 से 4 बार 6 बार जब पढ़ लोगे ना अगले 2-3 दिन तक, गाइस आई वुड रिकमेंड कि आपको बहुत फॉर श्योर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कह क्या रहा है आपको, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ओके, बाय बाय।